वेलकम एवरीवन। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में देखेंगे कंप्लीट चैप्टर। इससे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड हम लोग ने कंप्लीट किया 5 पार्ट्स में। अगर किसी पार्ट का डिटेल देखना है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो अगर रिसर्च का मीनिंग देखा जाए, रिसर्च 2 शब्द से बना है। पहला है आपका री, फिर है आपका सर्च। रिसर्च में आपका कोई भी नया नॉलेज जो है उसे एडिशन किया जाता है या फिर ओल्ड जितना नॉलेज है उसको वेरीफाई किया जाता है। नॉलेज से आपका कोई भी रिलेशन हो तो उससे होता है आपका रिसर्च, चाहे वो ओल्ड हो या फिर न्यू नॉलेज हो, उसे कहा जाता है आपका रिसर्च। तो नॉलेज गेन करने के लिए मेनली 5 तरीके हैं। पहला है आपका इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है आपका गट फीलिंग। बहुत बार आप शार्क टैंक में ये देखते होंगे, जो शार्क होते हैं वो बोलते हैं मुझे गट फीलिंग है कि ये बिजनेस हमें फायदा देगा, तो उसी को बोला जाता है इंट्यूशन। सेकंड में आता है ऑथोरिटी। जब आपसे बड़ा या फिर सीनियर कुछ कहता है, जैसे क्लासरूम में क्या होता है, जो टीचर है वो हमें लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट्स उस लेक्चर को फॉलो करके नॉलेज गेन करते हैं। तो सेकंड है आपका ऑथोरिटी। तीसरा है आपका रैशनलिज्म। रैशनलिज्म में क्या होता है, रैशनलिज्म में क्या होता है, किसी भी चीज का रैशनल तरीके से हम थिंकिंग करते हैं। मान लीजिए आप बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर आपने देखा कि बादल है, तो बादल से आप समझ गए कि यहाँ पर बारिश होने वाला है और इसलिए घर से निकलने से पहले आपने छाता ले लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रैशनलिज्म। उसके बाद एम्पिरिज्म। एम्पिरिज्म का मतलब होता है आपका रियल लाइफ इवेंट। जब आप रियल लाइफ इवेंट से सीखते हो उसे कहा जाता है एम्पिरिज्म। मान लीजिए बचपन में गैस स्टोव पे कोई केटली रखा हुआ था, कोई बर्तन रखा हुआ था और उस बर्तन को आपने टच किया था, तो वहां पर आपकी जो उंगली थे वो जल गए थे। तो इससे आपको ये नॉलेज मिल गया था कि कभी भी कोई बर्तन जब गैस के ऊपर रखा रहेगा उसको टच नहीं करने का। तो इसे कहा जाता है आपका एम्पिरिज्म। फिर आते हैं साइंटिफिक मेथड पे। साइंटिफिक मेथड की अगर बात की जाए तो ये आपके लेबोरेटरी में जो टेस्ट होता है और लैब से हम लोग को पता चल रहा है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के लैब होते हैं और लैब में टेस्टिंग करके हम लोग को जो नॉलेज मिलता है उससे कहा जाता है साइंटिफिक मेथड। फिर देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि जो लैंग्वेज है वो काफी बार चेंज कर दिए जाते हैं, पर ये जो स्टेप्स है वो सेम फॉलो होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आप एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आपको निकालना है कि जंगल काटने से, जंगल जब काट दिया जा रहा है तब आपके जो जंगली जानवर है वो जंगली जानवर आपके जंगल में कम हो जा रहा है। तो इससे आपका रिसर्च टॉपिक है। तब देखते हैं इससे कैसे रिलेट करते हैं। पहला है आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम। तो पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या था, तो प्रॉब्लम था कि एनिमल जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम। फिर आप करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप बुक्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, ये सब करते हो कि ऐसा क्या पहले भी हुआ है इस जंगल में और ऐसा क्यों होता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप प्रीवियस जो नॉलेज होता है, प्रीवियस जो रिसर्चर ने लिखा है वो सब आप देखते हो। फिर आप लिखते हो रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में आप एक डिसाइड करते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आपको एक आइडिया आता है कि ये चीज क्यों हुआ था। तो आपने डिसाइड किया एनिमल्स डिक्रीज हो रहे क्योंकि जो जंगल है जहां पर वो रहते हैं उन्हें काट दिया जा रहा है। तो ये है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर आता है आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में आप डिसाइड करते हो कि कैसे आपको ये प्रूव करना है। मान लो आपने डिसाइड किया कि पहले मैं लोकल लोगों से पूछूंगा कि जंगल काटने पे एनिमल्स पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनसे मैं पूछूंगा और आखिर में पूछूंगा आपके ऑफिसर से। फॉरेस्ट के जो ऑफिसर है उनसे पूछूंगा कि एनिमल्स जो डिक्रीज हो रहे ये जंगल काटने से पहले भी होते थे या जंगल काटने के बाद ही होते हैं। तो ये होता है रिसर्च डिजाइन की कैसे आपको रिसर्च करना है, उसका आप एक आइडिया लगा दो। फिर आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये सब करने के बाद जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया फिर आप देते हो अपना हाइपोथेसिस। यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या है
कि जंगल काटने से जंगल जितने डिक्रीज होंगे एनिमल्स भी उतने डिक्रीज होंगे। तो ये है आपका हाइपोथेसिस। ये कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, ये आपने एक सपोज स्टेटमेंट बनाया अपने रिसर्च के लिए कि जंगल जितने कम होंगे विद द डिक्रीज इन जंगल एनिमल्स के जो नंबर है, वाइल्ड एनिमल्स का नंबर है, वो भी कम होते जाएंगे। फिर आप करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या करेंगे, मान लीजिए आपने ये जो लोकल लोग हैं उनसे सर्वे लिया है, फिर जो ये गार्ड है उनसे इंटरव्यू लिया है, और ये जो ऑफिसर है वो आपसे मिल नहीं सकते, तो आपने ईमेल में उनके क्या व्यूज है इसके ऊपर वो कलेक्ट किया है। तो इसी को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा। जो डाटा आपके लिए जरूरी है रिसर्च के लिए, वो जब आप कलेक्ट करते हो उसी को कहा जाता है आपके कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर आएंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस एंड इंटरप्रेट डाटा में क्या होता है, मान लीजिए लोकल लोग जो है, लोकल लोग उनमें से 100 जन ने कहा कि जंगल काटने से एनिमल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और बाकी 200 जन ने कहा कि जंगल काटने से आपके एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आप इंटरप्रेट क्या करोगे कि लोकल लोगों ने क्या कहा है कि जंगल काटने से आपका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग मोर नंबर ऑफ पीपल ने ये कहा कि इफेक्ट पड़ता है। तो फिर आप अपने रिसर्च में आखिर में लिखोगे कि लोकल लोगों ने ये कहा कि आपका इफेक्ट पड़ता है, जंगल काटने से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके हैबिटेट पे इफेक्ट पड़ता है। और फिर लास्ट में आता है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। जो भी आपने रिसर्च किया उसके बारे में लिखते हो और उससे हायर अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करते हो। तो ये है आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इसके बाद देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में पहला आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही होता है कि आपको बायस नहीं करना है, मतलब आप कोई फेवर नहीं करना चाहिए रिसर्च के ऊपर, आप किसी सोच के ऊपर फेवर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि ये रिसर्च जो है वो पुष्पा कर रहा है, आई होप आप लोग बहुत जन ने वो मूवी देख लिया होगा। तो मान लीजिए रिसर्च जो है वो पुष्पा कर रहा है, तो पुष्पा यही बोलेगा कि जंगल काटने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद जंगल काट के जो रेड सैंडलवुड होता है उसका चोरी करता है। तो इसलिए पुष्पा रिसर्च में क्या लिखेगा कि नहीं, जंगल काटने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिविटी, कि आपको खुद का बायस नहीं रखना है। फिर आते हैं हम लोग रिलायबिलिटी पे। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो आपका रिलायबल होना चाहिए। ये वर्ड से ही आप देख सकते हैं कि आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, जो रिसर्च किया है, आपने जो कंक्लूजन पे आए, वो चीज रिलायबल होना चाहिए। फिर आते हैं वैलिडिटी पे। वैलिडिटी का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में ये आपने रिसर्च किया, और जहां पर आपने ये रिसर्च करके प्रूव किया कि एनिमल्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, कि जंगल कम होने से आपके जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका इफेक्ट, उनका भी नंबर जो है वो कम हो जाता है। अब किसी अफ्रीका में रिसर्चर ने इस चीज को पढ़ा है, अब ये अफ्रीका का रिसर्चर भी यही सेम चीज करना चाहता है, तो उसके जो रिसर्च में भी सेम चीज आना चाहिए कि ये आपका जंगल जब कम हो जाता है तब आपके वाइल्ड एनिमल्स भी जो है वो कम हो जाता है। तो वैलिडिटी का मतलब यही होना चाहिए कि सब जगह पे आपका सेम रिजल्ट आना चाहिए, हर एक जगह पे आपका सेम रिजल्ट आना चाहिए। फिर आते क्रेडिबिलिटी पे। क्रेडिबिलिटी का मतलब यही होता है कि रिसर्च आपका क्रेडिबल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप ये जंगली जानवरों पे जब रिसर्च कर रहे हैं कि जंगल काटने से आपके जंगली जानवरों पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, ये आप शहर के लोगों से पूछ रहे हैं, जो शहर में रहते हैं उनसे आप पूछ रहे हैं, तो ये आपका क्रेडिबल नहीं हो जाएगा। लेकिन आप जंगल में जो रिसर्च कर रहे हैं उसके ऑफिसर से पूछ रहे हैं, अगर उनके गार्ड से पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका जो रिसर्च है वो आपका क्रेडिबल हो जाएगा, क्योंकि आपके इंफॉर्मेशन जो है वो सही हो जाएगा। तो यही है आपका क्रेडिबिलिटी। फिर आता है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी भी आपका बहुत हद तक वैलिडिटी जैसा ही होता है। जनरलाइजेबिलिटी मतलब यही होता है कि अगर कोई भी जगह में, किसी भी जगह में इसको अप्लाई किया जा सके। फिर आते हैं एम्पिरिकल रिसर्च पे। एम्पिरिकल रिसर्च मतलब यही होता है कि रियल होना चाहिए, एम्पिरिकल रिसर्च होना चाहिए,
कि जो सच में हो रहा है उसी को दिखाना चाहिए। मान लीजिए जंगल काटने से एनिमल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, पर लेकिन आप अपने रिसर्च को सही दिखाने के लिए दिखाओगे कि जंगल काटने से ये जानवर पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये आपका एम्पिरिकल नहीं है। एम्पिरिकल रिसर्च मतलब जो रियल लाइफ में हो रहा है उसी को आपको रिसर्च में दिखाना चाहिए। फिर आता है आपका साइक्लिक। साइक्लिक जैसे इस प्रॉब्लम में देखिए, आप ये प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे जो जंगली जानवर है वो जंगल में आपके कम क्यों हो रहे थे, तो आपने क्या सॉल्यूशन निकाला कि जंगल काटने से आपके जो जंगली जानवर है वो कम हो जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन से आप दूसरे क्वेश्चन पे अप्रोच हुए थ्रू द रिसर्च। तो यही होता है आपका साइक्लिक, मतलब एक चीज से दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग अप्रोच करते हैं थ्रू रिसर्च। रिसर्च में दो पार्ट्स है, मतलब दो पॉइंट्स है, वो पहला है पॉजिटिविज्म और दूसरा है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में क्या होता है, पॉजिटिविज्म में आपका रियल लाइफ इवेंट्स देखा जाता है। पॉजिटिविज्म में आपका रियल लाइफ इवेंट्स को देखा जाता है। रियल लाइफ इवेंट से क्या एग्जांपल हो जाएगा, मान लीजिए पहले हम लोग क्या समझते थे कि हम अर्थ में जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो है हम लोग का एटम। इसलिए ये चीज मानते थे क्योंकि हम लोग उस चीज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिसर्च से उसको पता चल सकता है। तो जो रियल लाइफ इवेंट है जिसे हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने सेंसेस से समझ सकते हैं, उसी को माना जाता था रियल है। तो इसे कहा जाता था आपका पॉजिटिविज्म। और इसके बाद आया एक थ्योरी जिसको बताया जाता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये बताता है जो चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट से नहीं देख सकते, एक्सपेरिमेंट से नहीं जान सकते, पर तब भी रियल लाइफ में है, उसे कहा जाता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। जैसे मान लीजिए हम लोग सबसे छोटा पार्टिकल एटम को समझते थे, पर बाद में हम लोग को ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब भी है जो आपके एटम से भी छोटा है। तो ये हो गया आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहले आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं थे, पर उस टाइम तक हम लोग को ये पता नहीं चला था। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म यही बोलता है कि हम लोग जो रियल लाइफ में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं, सिर्फ वही सच नहीं है, इससे दूर भी बहुत सारे सच है जो हम लोग देख नहीं सकते या समझ नहीं सकते। ये है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये आप देख सकते हैं कि बियॉन्ड सेंसेस। इसके बाद बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बात करने से पहले वेरिएबल्स के बारे में समझ लीजिए। वेरिएबल्स मेनली जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक को कहा जाता है आपका इंडिपेंडेंट और दूसरा है आपका डिपेंडेंट। एक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो रिसर्चर अपने कंट्रोल में रख सकता है, कि मैं इस चीज को अपने कंट्रोल में रख सकता हूं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो उसके कंट्रोल में आपका नहीं रहता है, रिसर्चर के कंट्रोल में आपका नहीं रहता है। तो आपके जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, इसके बाद पढ़ेंगे, उसमें रिसर्चर क्या करता है, वो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको लेके चेंज करते रहता है ताकि वो देख पाए डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग पहले का एग्जाम्पल लेंगे तो जंगल जो काटने से एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये जंगल हो जाएगा। जंगल हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो जाएगा एनिमल्स। आप समझ सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो रिसर्चर आपके कंट्रोल कर सकता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो रिसर्चर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपका जो है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी वेरिएबल को आपका कंट्रोल नहीं किया जाता, नन ऑफ द वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड।
और दोनों वेरिएबल्स में क्या हो रहा है उसके बारे में जब डिस्क्रिप्शन सिर्फ दिया जाता है तब उससे कहा जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक है क्रॉस सेक्शनल स्टडी और दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी कैसा होता है, मान लीजिए 3 स्टूडेंट है, टॉम, मैक्स और रेखा। तो टॉम को मिला है 30 मार्क्स, मैक्स को मिला 40 मार्क्स और रेखा को मिला है 50 मार्क्स। तो इनमें से देखना है कि टॉपर कौन है। तो टॉपर कौन है, तो टॉप किसने किया है, तो वो है आपकी रेखा। क्यों, क्योंकि इसका मार्क्स सबसे ज्यादा है। तो ये हम लोग को इंफॉर्मेशन कहां से मिला, जब हमने टॉम, मैक्स और रेखा तीनों के मार्क्स देखे और तीनों को कंपेयर किया तब हम लोग को पता चला कि क्लास की टॉपर कौन है, तो वो है रेखा। तो इसे कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जब आप सबके रिजल्ट देखते हो एट अ सेम टाइम, बहुत जन के रिजल्ट देखते हो एट अ सेम टाइम, तब उसे कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मान लीजिए रेखा एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका 10 का मार्कशीट देखा जाएगा, 12 का मार्कशीट देखा जाएगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट देखा जाएगा। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जब एक ही सब्जेक्ट के बारे में आप लॉन्गिट्यूडनल में देखते हो, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते रहते हो, उससे कहा जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो पहला है आपका सर्वे स्टडी। सर्वे स्टडी तो आप समझ ही सकते हैं कि सर्वे लिया जाता है, उनसे सवाल किया जाता है और उसके हिसाब से देखा जाता है। जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि हर एक 10 साल में आपका सेंसस होता है, वो क्या है, वो है आपका सर्वे स्टडी, जिसमें घर में आके पूछते हैं कि घर में कितने परिवार है, कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं। तो ये हो गया आपका सेंसस, जैसे कि सर्वे स्टडी। फिर आते कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी में देखा जाता है दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसा है। जैसा कि पहले का एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि जंगल जितने कम होंगे उतने आपके जो एनिमल्स है, जो जंगली जानवर है जंगल के, वो भी कम हो जाएंगे। तो ये दो वेरिएबल है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है उसे कहा जाता है कोरिलेशनल स्टडी। तो उसमें दो तरीके का होता है, पहला है आपका पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों जो है क्या हो रहे हैं, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं। अब पॉजिटिव कोरिलेशन का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लीजिए इस साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ी है, तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ी है, इससे क्या होगा, जो आपके वुलन कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा बिकेंगे। वुलन कपड़े जो है या फिर गर्मी के कपड़े जो है वो बहुत ज्यादा बिकेंगे। तो इन दोनों फैक्टर्स जो है, एक ठंड है और एक गर्मी के कपड़े, ये क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन, कि जितना ज्यादा विंटर होगा उतना ज्यादा आपके कपड़े बिकेंगे। फिर आता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये आप नाम से याद रख सकते हैं कि पोस्ट फैक्टो रिसर्च मतलब कोई चीज जब हो जाता है उसके बाद जब रिसर्च किया जाता है तो वो होता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मान लीजिए आप जो ये एग्जाम्पल है उसमें जब जंगल कट गए और एनिमल्स एकदम कम हो गए, उसके बाद आप रिसर्च करते हो, तो वो कैसा रिसर्च हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। फिर आते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आपके हिस्टोरिकल कोई चीज होता है, कोई इवेंट होता है, उसके बारे में रिसर्च किया जाता है। जैसे रिसेंटली अभी देखेंगे कि नेताजी आपके प्लेन क्रैश में शहीद हुए थे कि नहीं, उसके बारे में काफी रिसर्च किया जा रहा है, तो वो हो जाता है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। फिर आता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये नाम से ही पता चला, सॉरी एक्सप्लेनेटरी नहीं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने से पहले हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने का मतलब भी है कि नहीं। जैसे कि आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम जब भी करते हैं तब उसमें काफी टाइम और पैसा लग जाता है, तो इसके लिए हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि वहां पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जरूरत है या नहीं है।
इसके बाद देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पहला आता है आपका मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पर दो वेरिएबल है आपके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है उसमें आपका इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको चेंज किया जाता है और उसका इफेक्ट देखा जाता है ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसे मैनिपुलेट किया जाता है या फिर चेंज किया जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर और एक टर्म पढ़ेंगे जो कि हम लोग का एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल कैसा हो गया, मान लीजिए आप जंगल और एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जंगल काटने से एनिमल्स के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो जंगल है वहां पर आपके जो नदी है या फिर लेक है वो आपका सूख चुका है, तो इससे भी क्या होगा, जो एनिमल्स है वो जंगल से डिक्रीज हो जाएंगे। या फिर हो सकता है जंगल में आपके पोचर बहुत ज्यादा है। पोचर मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स को मारते हैं, तो इस चीज से भी आपका एनिमल्स जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो एक्सपेरिमेंट है कि जंगल काटने से आपके एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ता है भी कि नहीं पड़ता है, उसको आपका इफेक्ट पड़ जाएगा इसके ऊपर। तो इन्हें कहा जाता है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जो आउटसाइड वेरिएबल्स होते हैं जो आपके मेन एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट करते हैं, इन्हें कहा जाता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो रिसर्च सक्सेसफुली हो इसके लिए क्या जरूरी है कि रिसर्चर जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल में रखे। फिर आएंगे हम लोग रिफ्लेक्सिविटी में, और आखिर में है हम लोग का रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट में यही कहा जाता है कि जो आपके सैंपल है उन्हें रैंडमली पिक करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने सिलेक्शन से किसी को पिक कर रहे। मान लीजिए ये जंगल और एनिमल का जो रिसर्च है वो आपके पूछा गया है कि इंडिया में क्या ऐसा ही होता है कि जंगल काटने से आपके एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो आप अपने सिलेक्शन से, अपने चॉइस से आपने एक चॉइस किया कि मुझे तो थार में देखना है क्योंकि थार डेजर्ट जो है वो मेरे घर के सामने है, तो इसी पे मैं रिसर्च कर लूंगा। तो हो सकता है आपका रिजल्ट जो है वो सही तरीके से नहीं आए, पर रैंडमली आप जब सिलेक्ट करते हो कि इंडिया में इतने सारे जंगल है उसमें से मैं वेस्टर्न घाट में देखूंगा, तो रैंडमली आप जब सिलेक्ट करते हो सैंपल को तब आपका ज्यादा चांस हो जाता है कि आपका जो आंसर हो या फिर आपका जो रिसर्च आया है वो सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे, विच वेरिएबल कैन बी कंट्रोल्ड। पहला है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल, चौथा है आपका एक्सट्रीम वेरिएबल। तो कौन सा वेरिएबल को कंट्रोल किया जा सकता है, पहला ऑप्शन है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा ऑप्शन है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल, या चौथा ऑप्शन है आपका एक्सट्रीम वेरिएबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा जिससे कंट्रोल किया जा सकता है वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन ए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दो प्रकार के होते हैं। अब और भी जितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम उन्हें देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम दो तरीके के होते हैं, एक है आपका फंडामेंटल रिसर्च और दूसरा है आपका अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, जो हम लोग के थ्योरी बेसिस पे किया जाता है, किसी थ्योरी को ऐड करने के लिए किया जाता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या हो गया, अप्लाइड रिसर्च का मतलब ये होता है कि हम रियल लाइफ में जब किसी चीज के बारे में सीखते हैं तो वो हो गया आपका अप्लाइड रिसर्च। मान लीजिए फंडामेंटल रिसर्च क्या हो जाएगा, फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा आपके फ्रिक्शन के बारे में, कि जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा दोनों सरफेस के बीच में जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा आपका मतलब रुकेगा ब्रेक्स, आपका मूवमेंट इजी नहीं होगा। मुझे टर्म याद नहीं आ रहा था। तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना आपके ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट जो है वो कम होगा। तो इसको अप्लाइड में कैसे ला सकते हैं, इसको अप्लाइड रिसर्च में ऐसे लाया गया कि टायर्स को इसी प्रिंसिपल के ऊपर बनाया गया कि रास्तों के बीच में और टायर्स के बीच में अच्छा फ्रिक्शन रहे, ताकि हम लोग जब ब्रेक अप्लाई करें सडनली तब वो ब्रेक अचानक से लग पाए।
तो ये हो गया आपका अप्लाइड रिसर्च टायर्स, और फंडामेंटल रिसर्च क्या हो गया आपका फ्रिक्शन। इसके बाद देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक का अगर पहला देखा जाए तो पहला है आपका डिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है, हम लोग जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। पर्टिकुलर, मान लीजिए आईआईटी के जो स्टूडेंट्स है वो सभी ब्रिलियंट होते हैं, तो एक लड़का जो आईआईटी से पास आउट हुआ तो आप क्या मान लोगे कि वो लड़का भी आपका ब्रिलियंट है। तो ये क्या हो गया आपका जनरल, मतलब आईआईटी में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं सभी ब्रिलियंट है। तो क्योंकि वो आईआईटी से पास आउट हुआ तो एक ही लड़के के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि वो आईआईटी से पास आउट हुआ तो वो लड़का भी जो है वो भी ब्रिलियंट है। तो ये हो गया आपका जनरल टू पर्टिकुलर। और इंडक्टिव में ठीक इसको उल्टा होता है, यहाँ पर हम पर्टिकुलर से जनरल में जाते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी एक चीज को देखा कि आप मान लीजिए किसी एक बिल्ली को देखते हैं और उस बिल्ली को जो है आपके घर का पालतू बिल्ला है उसे मछली पसंद है, तो आप जनरल स्टेटमेंट क्या बना लोगे कि जितने बिल्ली है दुनिया के सभी को मछली पसंद है। तो ये हो गया फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पर आपकी जो पालतू बिल्ली है उसको मछली पसंद है, तो आपने ये जनरल स्टेटमेंट बना लिया कि दुनिया में जितने भी बिल्ले हैं उन सबको मछलियाँ पसंद है। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव रिसर्च। फिर आते हैं हम लोग इंक्वायरी मोड पे। इंक्वायरी मोड अगर देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक है आपका स्ट्रक्चर्ड और दूसरा आपका अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन को पहले से फ्रेम किया जाता है, और क्वेश्चंस जो है वो आपके फिक्स्ड रहते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी अगर रिव्यू देते होंगे तो रिव्यू में आपको पूछा जाता है कि प्रोडक्ट कैसा था, फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीवरी कैसा था, फिर आपको पूछा जाता है कि इस कंपनी के साथ आपको एक्सपीरियंस कैसा था। यही सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए किसी ने बोला है कि प्रोडक्ट कैसा था तो 5 स्टार, डिलीवरी कैसा था 4 स्टार, तो एक्सपीरियंस कैसा था 3 स्टार। तो ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए किसी ने प्रोडक्ट के बारे में कहा कि प्रोडक्ट कैसा था 4 स्टार, तो डिलीवरी का जो क्वेश्चन है वो उसको चेंज हो जाएगा, उसको तब भी वही सेम क्वेश्चन आएगा। डिलीवरी में मान लीजिए उसने अगर 5 स्टार दे भी दिया, डिलीवरी में मान लीजिए उसने अगर 5 स्टार दे भी दिया तब भी उसको एक्सपीरियंस का क्वेश्चन आएगा कि कैसा था आपका एक्सपीरियंस हमारे कंपनी के साथ, तो मान लीजिए उसने दे दिया 2 स्टार। तो ये जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन हर बार रिपीट किया जाता है उसी को कहा जाता है आपका स्ट्रक्चर्ड। अब समझेंगे अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में आपका क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस को आपका वेरी किया जाता है। जैसे कि आपने केबीसी में देखा होगा, मान लीजिए कोई कॉन्टेस्टेंट है और उसने काफी इजी जो पहला क्वेश्चन था उसका उसने गलत आंसर दे दिया, तो क्या होता है दूसरा जो क्वेश्चन है उसको और भी इजी मिलता है। तो ये में अनस्ट्रक्चर्ड में देखा जाता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे देता है और उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है दूसरा क्वेश्चन कैसे होता है। जैसे कोई कंटेस्टेंट है जिसने पहला इजी क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, इसके बाद उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पर रिसर्चर देखते हैं कि उनके जो सब्जेक्ट है वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहे, कैसे काम हो रहा है, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करते हैं। तो इसको कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। फिर आएंगे आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट पे। आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपके कॉन्सेप्चुअल और दूसरा होता है आपका एम्पिरिकल। कॉन्सेप्चुअल मतलब यही होता है जो आप कंसेप्ट है उसको डेवलप करते हैं, कंसेप्ट को डेवलप किया जाता है। और एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब यही होता है कि जो रियल लाइफ इवेंट है, रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके बारे में जब आप रिसर्च करते हो, ये होता है आपका कॉन्सेप्चुअल। जैसे कॉन्सेप्चुअल हो गया आपका E = MC²।
ये जब निकाला गया था, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, कि ये सब आपका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। और जब रियल लाइफ में कोई रिसर्च करते हो तो उसे कहा जाता है लैब एक्सपेरिमेंट, उसे कहा जाता है आपका एम्पिरिकल रिसर्च। फिर देखेंगे प्रोसेस से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस आपके दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है, एक है आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा आपका क्वालिटेटिव। नाम से समझ सकते हैं क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई रिव्यू आप देते हैं, तो रिव्यू में आपको पूछा जाता है ये जो सामान है इसमें 5 स्टार है कि ये सामान आपका 1 स्टार है। 5 स्टार का मतलब क्या हो गया, ये सामान जो है ये बहुत अच्छा, वेरी गुड, और आपको बहुत पसंद है। और 1 स्टार क्या है, ये सामान है आपका वेरी बैड, कि आपको ये सामान बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बीच में आप कोई भी स्टार दे सकते हो। तो क्वांटिटेटिव का मतलब यही होता है, जब डाटा जो है उसे आप क्वांटिफाई कर सको उसे क्वांटिटेटिव डाटा बोला जाता है। और क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, जो आप लिखते हो, जो आप थ्योरी लिखते हो उसे कहा जाता है क्वालिटेटिव डाटा। जैसे कि आप प्ले स्टोर में कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे आपका 5 to 1 स्टार पूछा जाता है, और उसके नीचे रहता है आपका राइट अ रिव्यू। तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कि आप क्या सोचते हो उस ऐप के बारे में। तो ये है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर देखा जाए तो उसमें आता है इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या होता है, आपके 5-6 बंदे को इंक्लूड किया जाता है और उनके बारे में रिसर्च में एक बात किया जाता है। सभी को बुलाया जाता है और उनसे बात किया जाता है कि उनके ओपिनियंस क्या है। फिर आता है आपका नैरेटिव रिसर्च, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में क्या होता है, आप सबने ये मूवी देखा होगा अवतार। अवतार में क्या होता है, जो साइंटिस्ट है वो जाके लोगों के बीच में रहता है और उनके कल्चर क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, इनको फॉलो करता है। तो एथनोग्राफी में क्या होता है, जो रिसर्चर है, रिसर्चर आपके कल्चर के बारे में जानते हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, उनके बिलीफ क्या है, बाय लिविंग इन द सब्जेक्ट। फिर आएंगे केस स्टडी पे। केस स्टडी आप यूट्यूब में काफी देख पाएंगे, जिसमें एक इवेंट क्यों हुआ था और कैसे हुआ था इसके बारे में लॉजिकल डिस्कशन किया जाता है। इसे बोला जाता है आपका केस स्टडी। फिर आएंगे कंटेंट एनालिसिस पे। कंटेंट एनालिसिस का मतलब हो गया, हम लोग जब कोई कंटेंट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का ट्विटर, किसी के ट्विटर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, उसके क्या व्यूज है। तो ये सब जब हम कंटेंट देखते हैं किसी का, या फिर ब्लॉग फॉलो करते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो कोई भी अगर कंटेंट हम देखते हैं और वहां से हम लोग को लोगों के बारे में पता चलता है, तो उसे कहा जाता है कंटेंट एनालिसिस। फिर आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी पे। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब रियल लाइफ इवेंट से देखा जाता है, जैसे कि हम लोग का सिमुलेशन किया जाता है। जैसे कि कोई लोग अगर स्पेस में जाने से पहले, रॉकेट में बैठने से पहले उनको जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस दिया जाता है, ताकि आसमान में कैसा लगता है, यूनिवर्स में जाने के बाद कैसा लगता है, उनको पहले से पता हो। फिर आएंगे हम लोग एक्शन रिसर्च पे। एक्शन रिसर्च मेनली कंपनीज के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपको पता ही होगा कि कंपनीज एक बहुत बड़ा पैसा खर्चा करती है रिसर्च डिपार्टमेंट में। रिसर्च डिपार्टमेंट का मेनली काम यही होता है कि कोई भी प्रॉब्लम देख के वो जल्दी से उसे सॉल्व कर पाए। तो एक्शन रिसर्च का काम यही होता है कि कोई भी प्रॉब्लम देख के उसके बारे में रिसर्च करना, जल्दी से उसको सॉल्व करना। इसमें क्या स्टेप्स रहते हैं, प्लानिंग किया जाता है, क्या एक्शन करना है, और एक्शन का क्या रिजल्ट है वो ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन आपका पॉजिटिव है कि नहीं है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन। तो आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल। अब जब डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं तो हम लोग को उसको मेजर करना पड़ता है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या होता है, हम लोग किसी का नाम से डिफरेंस करते हैं, जैसे किसी का जेंडर या फिर एज। इससे हम लोग जब डिफरेंस करते हैं उसी को कहा जाता है आपका नॉमिनल स्केल। जैसे कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कौन है, एज है, टीनेजर है, एडल्ट है, कौन है, इससे कहा जाता है आपका नॉमिनल स्केल, जो नेम से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल का मतलब होता है हम लोग रैंकिंग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो क्लास में फर्स्ट आया है वो आपके जो क्लास में सेकंड है उससे बेहतर है, या फिर थर्ड है उससे बेहतर है।
तो रैंकिंग हम जब करते हैं, रैंक देते हैं, उसे कहा जाता है आपका ऑर्डिनल स्केल। फिर आता है आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में ये होता है कि आपके जो दो चीजों के बीच में डिफरेंस है वो आपका सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लास का एग्जाम्पल दिया कि फर्स्ट आए हैं, सेकंड आया, थर्ड आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जितने मार्क्स का डिफरेंस है उतना आपके सेकंड और थर्ड के बीच में भी उतना मार्क्स का डिफरेंस रहेगा। पर इंटरवल स्केल वही होता है जो आपके जो इंटरवल होते हैं, मतलब ये जो दो बीच में डिफरेंस होते हैं वो आपके सेम होने चाहिए सभी डिजिट्स के बीच। ये होता है आपका इंटरवल स्केल। फिर आएंगे रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में क्या होता है? रेशियो स्केल में आपका एब्सोल्यूट जीरो को देखा जाता है। जैसे कि इसमें क्या मेजरमेंट होता है कि मान लीजिए कि कितना केजी वेट है किसी बंदे का या फिर कितना मीटर डिस्टेंस है, इसमें आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है, मतलब माइनस से पहले आप नहीं जा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे -3 किलो आटा चाहिए या फिर मैं -5 किलोमीटर दौड़ा हूं। तो रेशियो स्केल वही होता है जिसमें स्केल में आपका एक एब्सोल्यूट जीरो रहता है और जीरो से पहले कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटीट्यूडनल स्केल। एटीट्यूडनल स्केल में पहला है आपका लाइकर्ट स्केल। तो लाइकर्ट स्केल आप सबने कोटा फैक्ट्री देखा होगा, उसमें एक एपिसोड है जहाँ पर जो टीचर होते हैं उनको रैंकिंग देने के लिए बोला जाता है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो लाइकर्ट स्केल में क्या होता है, जो एक पर्सन है उसका डिफरेंट फीचर्स देखा जाता है। जैसे कि कोई टीचर होंगे तो उनका क्या क्या देखा जाएगा, उनका एडुकेशनल कैसा है, उनको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कैसा है, क्या वो टाइम पे क्लास में आते हैं, वो जो पढ़ाते हैं बच्चे कितना अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके हिसाब से जो है उनको एक मार्क्स दिया जाता है बाय द स्टूडेंट्स। मान लीजिए एक्स वाई, तो इसके हिसाब से उनको मार्क्स दिया जाता है और उनको इवेल्युएट किया जाता है। तो ये है आपका लाइकर्ट स्केल। इसके बाद देखेंगे थर्स्टोन स्केल। थर्स्टोन स्केल में क्या होता है, आपके कुछ क्राइटेरिया जो होते हैं उनको एक वेटेज दिया जाता है। मान लीजिए उनके एजुकेशन और नॉलेज को 40% इंपॉर्टेंस दिया गया और वो टाइम में सिलेबस कंप्लीट करवाते कि नहीं, और क्लास में जो पढ़ाते हैं बच्चे समझते हैं कि नहीं, इसको दिया गया 60% वेटेज। तो जब हम अलग अलग क्राइटेरिया को अलग अलग वेटेज लेते हैं तो उसे कहा जाता है आपका थर्स्टोन स्केल। जैसे कि लाइकर्ट स्केल में सभी क्राइटेरिया को इक्वल परसेंटेज दिया जाता है, थर्स्टोन स्केल में आपके डिफरेंट जो क्राइटेरिया होता है उसमें डिफरेंट परसेंटेज दिया जाता है। फिर आता है गटवन स्केल। गटवन स्केल डायरेक्टली देखता है आपका यस या फिर नो, ये आपका एक्सट्रीम है, मतलब हाँ या फिर ना, इसमें बीच का कोई आंसर नहीं देखा जाता, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट। जैसे कि कोई टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो हाँ, अगर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो नो। फिर आएंगे हम लोग हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस की अगर बात की जाए तो हाइपोथेसिस क्या होता है, जो आप एक स्टेटमेंट बनाते हो रिसर्च के लिए कि मुझे ये चीज प्रूव करना है, उसे कहा जाता है आपका हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में पहला क्या होता है, आप जो हाइपोथेसिस बनाते हो, मान लीजिए कि जंगल काटने से आपके एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और एनिमल्स का जो नंबर है वो कम हो जा रहा है। तो ये है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस रिसर्चर क्रिएट करता है। और इसका ठीक उल्टा तभी बन जाता है आपका नल हाइपोथेसिस। इसको क्रिएट नहीं करना पड़ता, पर जब आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हो खुद से बन जाता है आपका नल हाइपोथेसिस। ये क्या बताएगा कि जंगल काटने के बीच और एनिमल्स के कम होने के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो ये है आपका नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे, विच स्केल हैज एन एब्सोल्यूट जीरो। ऑप्शन ए है नॉमिनल, ऑप्शन बी है ऑर्डिनल, ऑप्शन सी है इंटरवल, ऑप्शन डी है रेशियो। तो कौन से स्केल में एब्सोल्यूट जीरो है? ऑप्शन ए है नॉमिनल, ऑप्शन बी ऑर्डिनल, ऑप्शन सी इंटरवल या फिर ऑप्शन डी रेशियो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेशियो। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्टडी डिजाइन के बारे में। अब जब डाटा हम लोग कलेक्ट कर लिए तो डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, इसका हम लोग को
एक सही तरीका होना चाहिए। डाटा कैसे कलेक्ट करना है, तो इसे कहा जाता है स्टडी डिजाइन, जिसमें हम लोग प्लान करते हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि डाटा हम लोग को कैसे कलेक्ट करना है। तो पहला आता है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स में पहला आता है क्रॉस सेक्शनल, दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल। थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने बात किया था कि क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, आप एट अ पर्टिकुलर टाइम बहुत जनों को देखते हो, और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, आप एक ही जन को देखते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। फिर आएंगे रेफरेंस पीरियड पे। रेफरेंस पीरियड में दो भाग है, एक है आपका रेट्रोस्पेक्टिव, दूसरा है आपका प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, आप पास्ट के बारे में पूछते हो, किसी पास्ट इवेंट के बारे में जो सब्जेक्ट है उनसे पूछते हो। और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में आप जो सब्जेक्ट है आपका उससे पूछते हो। तो ये हो गया आपका प्रोस्पेक्टिव। फिर आते हैं हम लोग नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर देखा जाए तो दो होते हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या किया जाता है, दो ग्रुप लिया जाता है, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा है आपका कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, जिसपे आपका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें आपके चेंजेस लाए जाते हैं। और नॉन कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, आपके कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। मान लीजिए आपका कोविड का वैक्सीन है, उसका एक टेस्ट करना है कि वो कोविड का वैक्सीन काम करता है कि नहीं करता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो इंसान है उनको क्या किया जाएगा, कोविड वैक्सीन दिया जाएगा और देखा जाएगा उनके इम्यूनिटी सिस्टम कोविड से लड़ने के लिए सही है कि नहीं। और दूसरे तरफ कंट्रोल ग्रुप में देखा जाएगा कि उनका कोई वैक्सीन नहीं दिया जाएगा और उनके बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कोविड से लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। तो ये है आपका डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में। तो इसके हिसाब से आपका देखा जाता है कि कोविड का वैक्सीन सही है कि नहीं सही है, और उसके हिसाब से लोगों को दिया जाता है। ये है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब उसके बाद आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका एक्शन रिसर्च जो इमीडिएटली रिजल्ट देता है, फिर है आपका कोहर्ट स्टडी, और तीसरा है आपका प्लेसिबो डिजाइन। प्लेसिबो डिजाइन में क्या होता है, आपके ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसे देखा जाता है कि ब्रेन आपके साइकोलॉजी जो है वो उस चीज से कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। एक एक्सपेरिमेंट था आपके यूएसए में किया गया था, उसमें एक बंदे को बोला गया था कि आप कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हो, उस वेट को उठा, तो उसने 65 किलो का एक वेट उठा दिया था। उसके बाद एक डॉक्टर ने उसको एक दवाई दिया था और बोला था इससे आपको सुपरमैन की पावर मिल गई है, और उसके बाद उसने 125 किलो का एक बैग उठा लिया था। बाद में डॉक्टर ने ये बताया था कि मैंने जो गोली दिया था उस बंदे को वो सिर्फ एक मीठी गोली थी और उससे कोई काम नहीं हुआ था। ये उसके ब्रेन के इफेक्ट के काम से उसने सोचा था उसका पावर बढ़ गया और इसीलिए वो अच्छा वेट उठा पाया। तो ये होता है आपका प्लेसिबो डिजाइन। जब आपके ब्रेन के इफेक्ट के ऊपर काम किया जाता है उसे कहा जाता है आपका प्लेसिबो डिजाइन। फिर हम लोग आएंगे डाटा कलेक्शन पे। डाटा कलेक्शन अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका प्राइमरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है मतलब जब आप डायरेक्ट डाटा कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी का मतलब होता है आप जब इनडायरेक्ट डाटा कलेक्ट करते हो, उसे कहा जाता है आपका सेकेंडरी। तो डायरेक्ट डाटा कलेक्शन में क्या है, तो है उसमें ऑब्जर्वेशन, सर्वे, मेल, टेलीफोनिक और इंटरव्यू। और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में क्या है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मान लीजिए आप टीवी में देखते हो या फिर रेडियो पे कोई चीज के बारे में सुनते हो या फिर मैगजीन में पढ़ते हो, जैसे कि आपका प्रतियोगिता दर्पण जो पढ़ते हैं वो जान पाएंगे कि जनरल नॉलेज के बारे में वहाँ बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये तो डायरेक्टली आपने कलेक्ट नहीं किया, पर मैगजीन में क्योंकि प्रिंटेड है तो फिर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी डाटा। उसके बाद देखेंगे टाइप्स। तो टाइप्स में अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन में पहला है आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसमें आप खुद का ओपिनियन नहीं देते। मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर आप जब अपना खुद का ओपिनियन नहीं देते, रिसर्चर अपना ओपिनियन को इंक्लूड नहीं करते, वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव क्या हो जाता है, जब रिसर्चर जो है अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन रिसर्च पे अप्लाई करता है तो वो हो जाता है सब्जेक्टिव। क्वालिटेटिव तो आपको पता ही है कि क्वालिटी के ऊपर, थ्योरी के ऊपर देखा जाता है और जिससे क्वांटिफाई किया जा सकता है वो है आपका क्वांटिटेटिव। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन है। अब आपने जब सब डाटा कलेक्ट कर लिया तब आप बनाते हो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसलिए बनाया जाता है कि उससे जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसे एक फॉर्म में लाया जा सके। क्वेश्चनर में जो आप रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है और क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है ताकि रिसर्च में आसानी हो। ये दो प्रकार के होते हैं मेनली। पहला है आपका क्लोज एंडेड, दूसरा है आपका ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होता है, रिसर्चर पहले से क्वेश्चन दे देता है और उसमें डेफिनेट ऑप्शंस दे देते हैं। डेफिनेट आपका ऑप्शंस दे देते हैं। मान लीजिए आपका ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसके बाहर जाके आप कोई ऑप्शंस नहीं लिख सकते। तो ये हो गया आपका क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड क्या हो गया, ओपन एंडेड में आपको ऑप्शन मिलता है अपना ओपिनियन देने का। जैसे कि आप जब कुछ लिखते हो किसी रिव्यू के बारे में तो वो हो गया आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है और उसके बारे में आप लिखते हो, तो वो हो गया आपका ओपन एंडेड। ये क्लोज एंडेड आप समझ सकते हो जैसे एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू के एग्जाम होते हैं, और ओपन एंडेड वो होते हैं जैसे हम लोग स्कूल में एग्जाम देते थे और वहां पर थ्योरी लिखना पड़ता था, वो है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तब होता है आपका मिक्स्ड क्वेश्चन है। के बाद हम लोग देखेंगे सैंपल के बारे में। सैंपल के बारे में पढ़ने से पहले एक बार कुछ टर्म समझ लेते हैं हम लोग। तो पहला आता है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जिस विषय में आपको रिसर्च करना है उन सब के बारे में अगर देखा जाए तो वो होता है पॉपुलेशन। मान लीजिए आपके पॉपुलेशन ये आपका रिसर्च का टॉपिक ये है कि स्कूल के जो एजिचर स्कूल के बच्चे हैं वो सब हल्ला करते कि नहीं करते। तो एजिचर स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो बन गए आपके पॉपुलेशन। पर इतने बच्चों के ऊपर आप तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते या फिर रिसर्च नहीं कर सकते, इसलिए अपना रिसर्च को इजी करने के लिए आपने सैंपल ले लिया और सैंपल पॉपुलेशन से लिया जाता है। मान लीजिए 1000 बच्चे को आपने सिलेक्ट किया ताकि आप इन पे रिसर्च कर पाओ, इसे कहा जाता है आपका सैंपल। तो सैंपल में दो फैक्टर होते हैं, पहला है आपका सैंपल साइज और दूसरा आपका वेरिएशन। तो सैंपल साइज जितना आपका ज्यादा होगा उतना आपका रिसर्च जो है वो करेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरिएशन ऑन पॉपुलेशन में यह देखा जाता है जितना आपका ग्रुप होमोजेनियस होगा, मतलब जितने आपके ग्रुप के पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स सेम होंगे उतना आपका जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो सैंपल साइज में जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे। वेरिएशन इन पॉपुलेशन में जितना आपका ग्रुप होमोजेनियस होगा उतना आपका रिसर्च सही होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर देखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, क्लस्टर। प्रोबेबिलिटी में ये देखा जाता है कि जो सैंपल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाए, मतलब पॉपुलेशन में हर एक बंदे का इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने का, इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो पहला है सिंपल रैंडम जो कि बहुत आसान है कि रैंडमली आप किसी भी इंसान को सिलेक्ट करते हो। फिर आता है आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम। स्ट्रैटिफाइड रैंडम में क्या होता है, मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, उस 50 बच्चों में आपके 25 बच्चे जो है वो आपके गर्ल्स है और 25 बच्चे जो है वो आपके बॉयज है। तो आपने क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और फिर दोनों में से 5-5 करके सिलेक्ट किया और आपका टोटल सैंपल जो है वो आपका 10 हो गया। इसे कहा जाता है स्ट्रैटिफाइड। जब आप एक पॉपुलेशन को 2 ग्रुप में दो या फिर उससे ज्यादा ग्रुप में डिवाइड करते हो और वहां से अपने आप सिलेक्ट करते हो कि सैंपल कौन होगा, उसे कहा जाता है आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। फिर आते हैं क्लस्टर सैंपलिंग में। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है और पूछा गया है कि 50 स्टूडेंट्स में ये स्कूल के जो 50 स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई में कैसे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप रैंकिंग के हिसाब से सभी बच्चों को अरेंज करोगे कि फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ऐसे करके 50 बच्चों को अरेंज करोगे। इसमें याद रखना आप बॉयज या गर्ल्स डिफरेंशिएट नहीं कर रहे और सभी बच्चों को अरेंज करो। और इसके बाद आप
आखिर में क्या करोगे, जो रैंकिंग 25 से 35 तक है उनको सिलेक्ट करोगे और इनके ऊपर रिसर्च करोगे कि क्लास में आपका एजुकेशन का लेवल कैसा है। तो इससे कहा जाता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। फिर आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो आसान है, जो आप सिलेक्ट करते हो। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो है जो रैंडमली होता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो आप सिलेक्ट करते हो। पहले आता है कॉन्फिडेंस सैम्पलिंग। कॉन्फिडेंस में मान लीजिए 50 स्टूडेंट पर आपको रिसर्च करना है, तो उनमें से 10 स्टूडेंट जो है वो आपके घर के सामने रहते हैं। इन्हीं 10 स्टूडेंट्स को आप सिलेक्ट करते हो और अपना रिसर्च करते हो, तो इससे कहा जाता है कॉन्फिडेंस सैम्पलिंग। दूसरा आता है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग में आप मान लो 50 स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो आपको स्कूल से बताया गया कि आपको रिसर्च में ये दिखाना है कि जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास में पढ़ते हैं वो काफ़ी पढ़ाई में अच्छे हैं। तो आप रैंकिंग में जब सिलेक्ट करोगे, आप क्या करोगे, क्लास में जो टॉप 10 बच्चे हैं उन्हीं को सिलेक्ट करोगे, ताकि आप रिसर्च में दिखा पाओ कि क्लास में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। इससे कहा जाता है जजमेंटल सैम्पलिंग। फिर आएंगे हम लोग कोटा सैम्पलिंग में। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है और उन 50 स्टूडेंट्स में आप सैंपल वही डिसाइड करते हो कि जो टीचर्स का बहुत अच्छा, मतलब टीचर्स के फेवरेट हो या फिर स्कूल के बारे में जो अच्छा कहे, तो उन्हीं को आप सिलेक्ट करते हो। तो ये हो जाता है आपका कोटा सैम्पलिंग। फिर आता है आपका एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है, अब गलत इंसान से गलत चीज के बारे में पूछो। जैसा हम लोग ने पहले ही एग्जाम्पल दिया कि टीवी में अभी प्रोग्राम आया था पुष्पा, प्रोग्राम नहीं, मूवी आया था पुष्पा। तो पुष्पा का काम क्या था, तो वो रेड सैंडलवुड जो जंगल में है उन्हें काटता था और वो बेचता था। तो आप मान लीजिए पुष्पा से अगर पूछोगे कि जंगल काटने से एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो पुष्पा तो यही कहेगा कि जंगल काटने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये होता है आपका एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जहाँ पे आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट को पूछना चाहिए क्वेश्चंस। फिर आते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग में। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया कि एक जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में रेफर करता है, और ऐसे करके आपका आंसर खोजा जाता है बाय द रिसर्चर। मान लीजिए पुष्पा जो है वो इस रिसर्च का रिजल्ट है उसे चेंज करना चाहता है, वो क्या करेगा, दूसरा एक बंदा को रेफर करेगा जो लकड़ी काटता है, और वो दूसरा बंदा क्या करेगा, तीसरे बंदे को रेफर करेगा जो लकड़ी काटता है। इससे क्या होगा, जो रिसर्च का मेन टॉपिक है वो मतलब अच्छे से नहीं निकल पाएगा, और इसलिए हम लोग को रैंडमली सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट से पूछना चाहिए कि दूसरा सब्जेक्ट में किससे पूछूं। तो ये हो गया आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। फिर क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ दिस इज अ रैंडम सैंपल। ऑप्शन ए है आपका जजमेंटल, ऑप्शन बी है आपका कोटा, ऑप्शन सी है आपका एक्सीडेंटल, या फिर ऑप्शन डी है आपका क्लस्टर। इनमें से कौन सा रैंडम सैंपल है? ऑप्शन ए है आपका जजमेंटल, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है एक्सीडेंटल, या फिर ऑप्शन डी है क्लस्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके बाद देखेंगे एनालाइजिंग डाटा। जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करना होता है। मतलब मान लीजिए आपने 10,000 लोगों से पूछा, तो आप रिसर्च में तो ऐसा नहीं कर सकते कि 10,000 लोगों का जो ओपिनियन है वो रिसर्च में डाल देते हैं। तो इसलिए हम लोग एनालाइज करते हैं डाटा को, कि डाटा क्या कहना चाहता है, इसको समझते हैं। तो पहला पोर्शन जो होता है वहां पर हम लोग एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डाटा में उसी को रखते हैं और बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। सेकेंड में आता है आपका कोडिंग। कोडिंग में क्या करते हैं, जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनको कोड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी टीवी के दुकान में लोग गए हैं और वो बजट के बारे में बता रहे हैं कि मुझे 10,000 का एक टीवी चाहिए, या फिर वो बता रहे कि मुझे एक कलर टीवी चाहिए, या फिर वो ये बता रहे कि मुझे टीवी चाहिए जिसका हाइट होगा आपका, साइज होगा आपका 32 इंच। तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। अब इसको कोडिंग कैसे करना है, ये मान लीजिए ये कोडिंग उसने कर दिया कि वो बजट के बारे में बात करता है।
इसको आप उसको कोडिंग कर दिया कि वो क्वालिटी के बारे में बात करता है। तो ये आपके टीवी के साइज के बारे में बात किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए दूसरा कोई कस्टमर आता है और दूसरा कोई कस्टमर कहता है मुझे एक स्मार्ट टीवी चाहिए, तो इसको उसकी इस इंफॉर्मेशन को वो कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर देगा, क्वालिटी। तो ये भी आपके क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है कि उसे स्मार्ट टीवी चाहिए। दूसरा कोई बंदा आया, उसे बोला कि मुझे 5000 का टीवी चाहिए, ये हो गया आपके बजट के बारे में। तो इससे क्या होता है, डाटा को कोडिंग करने में आसानी होता है और बाद में डाटा को समझने में आसान होता है। फिर देखेंगे रिसर्च बायस। बायस का मतलब यही होता है कि आप जब खुद का ओपिनियन देते हो और रिसर्च का क्वालिटी जो होता है और रिसर्च का टॉपिक, उससे आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। तो पहला है आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके कल्चर से या फिर आप कौन से जगह में रह रहे हो, सोसाइटी से। फिर आते हैं हम लोग पर्सनल बायस पे, ऑब्जर्वर बायस, एक्सपेक्टेंसी बायस और आखिर में आपका प्लेसिबो बायस, जो आपके ब्रेन के इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन में आप सोचते हो किसी बारे में और रिसर्च का चाहे कोई भी रिजल्ट हो आप वही देते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में अगर देखा जाए तो पहला आता है सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में देखा जाता है हम एक ही क्राइटेरिया में सबको डिवाइड करते हैं कि मान लीजिए जितनों ने एमबीए किया, जितनों ने एमबीए नहीं किया, ये जब सिंगल क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन मतलब होता है हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया देखते हैं डिवाइड करने के लिए। मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि उसने एमबीए किया है कि नहीं और होटल मैनेजमेंट किया है कि नहीं। हम लोग जब बहुत सारे क्राइटेरियाज पे देखते हैं और डिवाइड करते हैं लोगों को, तब उससे कहा जाता है मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। फिर आता है हम लोग क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में आपका 3 होता है। एक होता है आपके बजट क्लास इंटरवल में, दूसरा होता है आपका एक होता है आपका बजट, दूसरा होता है आपका मीडियम और सबसे ऊपर होता है प्रीमियम। तो ये क्लास इंटरवल हो गया, मतलब किसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, इसको सस्ता चाहिए, इसको मीडियम लेवल का चाहिए, इसको बहुत महंगा चीजें चाहिए। ये होता है क्लास इंटरवल। टेबुलेशन में क्या होता है, जो डाटा हम लोग को मिलता है उसे हम टेबल के फॉर्म में देखते हैं ताकि हम लोग को जो डाटा है वो समझने में आसानी हो। इसके बाद आएंगे हम लोग एनालिसिस ऑफ डाटा। अब डाटा हम लोग ने कलेक्ट किया उससे कैसे समझेंगे। उसके 2 प्रकार होते हैं, एक है क्वालिटेटिव डाटा, दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा में हम लोग पहले देखते हैं मेन थीम। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालयन रॉनी ने जो कहा है ये उसका रिव्यू है, सामान के बारे में ये उसका रिव्यू है। तो इसमें मेनली चीज क्या देखा जाएगा, उसने यहाँ पर किस चीज के बारे में बात किया है, तो फिर उसने बात किया है कि प्रोडक्ट में मुझे 1 साल की वारंटी मिली है। तो ये हो गया आपका मेन थीम कि किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। फिर आएंगे हम लोग असाइन कोड पे। तो जितने भी होते हैं सब्जेक्ट उन्हें कोड दिया जाता है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि कोडिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस रेंज पे कोडिफाई किया गया है। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी में आप क्लिक करेंगे तो जो पैसे के बारे में बात कर रहे हैं कि पैसा कितना फायदा हुआ उनको, इनके बारे में बात कर रहे हैं, उन सब का मैसेज आपको सेम टाइम पे आ जाएगा, उन सब का रिव्यू आप देख पाएंगे। फिर आते हैं क्लासिफाइड रेस्पॉन्स पे। क्लासिफाइड रेस्पॉन्स पे हम लोग डिफरेंट रेस्पॉन्स जो है उन्हें क्लासिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने रेस्पॉन्स है उन्हें 2 हिस्से में डिवाइड किया गया, एक टॉप रिव्यू और दूसरा मोस्ट रिसेंट। ऐसे दूसरे भी क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, जैसे किसने 3 स्टार दिया, किसने 1 स्टार दिया, कौन क्रिटिकल ओपिनियन है, कौन इसको फेवर करता है, तो उसे कहा जाता है क्लासिफाइड रेस्पॉन्स। फिर आता है इंटीग्रेट थीम इन रिपोर्ट। तो मान लीजिए जो प्रोडक्ट के रिसर्चर है वो ये चीज देखेंगे कि साउंड क्वालिटी के बारे में कह रहे हैं वो नेगेटिव है, बेस क्वालिटी वो कह रहे पॉजिटिव है, गारंटी के बारे में वो कह रहे हैं जो पॉजिटिव है। तो ये सब वो रिसर्चर देखेंगे और उसके हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट बनाएंगे।
फिर आएंगे हम लोग क्वांटिटेटिव पे। क्वांटिटेटिव जो डाटा होता है उसे मतलब एनालाइज करना काफ़ी आसान होता है। तो पहला है आपका मैनुअल जो खुद से कर सकता है, और दूसरा होता है कंप्यूटर जो कंप्यूटर में डाल के आपका डाटा को एनालाइज किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। तो जो डाटा को एनालाइज करते हैं और डाटा कितने काम का है उसके लिए देखा जाता है, टेस्टिंग किया जाता है। तो दो तरीके का टेस्टिंग होता है, एक होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरा है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट को आपके ज़्यादातर रिसर्चर फेवर करते हैं क्योंकि ये बहुत सही होता है और इससे जो डाटा होता है वो आपका बहुत पावरफुल होता है, मतलब इससे रॉन्ग करते हैं काफ़ी हार्ड होता है। पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका जो डाटा है वो होता है वो इजीली मिस्टेक हो सकता है और आपका रिसर्च का जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका जो सैंपल साइज होता है वो लार्ज होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका सैंपल साइज जो है वो आपका छोटा होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किया जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब क्या होगी, यहाँ पर रैंडम सैंपल उठाया जाता है और आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका नॉन रैंडम होता है, मतलब आपका सिलेक्ट किया जाता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को हम लोग ज़्यादातर जो है ग्राफ के हिसाब से देखते हैं ताकि हम लोग को जो डाटा समझने में आसानी हो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका ऐसा एक ग्राफ बनता है जिसमें दोनों साइड जो है लेफ्ट और राइट साइड वो दोनों साइड इक्वल हो, उसे कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके डाटा में लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा झुका रहा या फिर आपके राइट हैंड साइड में ऐसा रहा, तो जब डाटा आपका नॉर्मल नहीं रहता है, आपके दोनों साइड नॉर्मल नहीं रहता है, उसे कहा जाता है नो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपका यूज किया जाता है इंटरवल और रेशियो स्केल, और आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज किया जाता है आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टेस्टिंग और हाइपोथेसिस के बारे में। तो आपने हाइपोथेसिस बना लिया, तो दो हाइपोथेसिस, एक है अल्टरनेटिव और दूसरा नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है रिसर्चर बनाते हैं, तो उसका ठीक उल्टा क्या बनता है, आपका नल हाइपोथेसिस। तो जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ये ट्राई किया जाता है जो नल हाइपोथेसिस है उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया जाए। तो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसमें हम लोग नल हाइपोथेसिस के ऊपर करते हैं ताकि नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव किया जा सके, तब जाके आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे दो टाइप्स के एरर होते हैं। पहला जो एरर है उसे कहा जाता है टाइप 1 एरर, जहाँ पर हम लोग का नल हाइपोथेसिस जो है वो सही होता है, पर रिसर्चर जो है अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सही बताता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है और इसी को कहा जाता है टाइप 1 एरर, क्योंकि जो रिसर्चर है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस दे रहा है और उसे सही प्रूफ करने के लिए वो करता है टाइप 1 एरर। इस टाइप 1 एरर को आपका फॉल्स पॉजिटिव और अल्फा एरर भी कहा जाता है। अब बात करेंगे टाइप 2 एरर के बारे में। टाइप 2 एरर अगर बात की जाए तो में नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत होता है, पर जो रिसर्चर है वो नल हाइपोथेसिस को मान लेता है और नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो टाइप 2 एरर जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका फॉल्स नेगेटिव या फिर आपका बीटा एरर भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग स्क्यूनेस के बारे में। तो अब जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपके जो ग्राफ है ग्राफ में बनाया जाता है जो डाटा कलेक्ट होता है और इसे दो हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है, और इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों करीब करीब आपके सेम होते हैं, इसे कहा जाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट स्क्यूड में क्या होता है, आपका ग्राफ बनाया जाता है और आपके लेफ्ट के तरफ में ऐसे करके स्क्यूड रहता है और इधर राइट में इक्वल रहता है। राइट में नॉर्मल रहता है पर लेफ्ट के तरफ जो आपके ग्राफ होता है वो आपका इक्वल नहीं होता है।
इसे कहा जाता है लेफ्ट स्क्यूड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट के तरफ नहीं है, इसे कहा जाता है लेफ्ट स्क्यूड। लेफ्ट स्क्यूड का आपका लेफ्ट स्क्यूड को आपको जो ग्राफ होता है उसे आपका नेगेटिव स्क्यूड भी कहा जाता है, नेगेटिव स्क्यूड। और उससे उल्टा होता है राइट स्क्यूड। राइट स्क्यूड में क्या होता है, इस तरफ तो सही होता है पर इधर राइट के तरफ सही नहीं है। तो राइट स्क्यूड को क्या कहा जाता है, राइट स्क्यूड को कहा जाता है आपका पॉजिटिव स्क्यूड। इससे आप इस चीज से याद रख सकते हैं कि जो लोग रहते हैं आपके लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो आपके हमेशा गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव कहते हैं, और जो राइट के पर्सन होते हैं, मतलब राइट एक बोला जाता है कि लेफ्ट के पर्सन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, और जो राइट के होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के बारे में चाहे गवर्नमेंट कुछ भी करे पॉजिटिव कहते हैं। इस चीज से आप इसको याद रख सकते हैं कि लेफ्ट स्क्यूड होता है नेगेटिव और राइट स्क्यूड होता है पॉजिटिव। फिर आते हैं हम लोग कर्टोसिस पे। कर्टोसिस में क्या होता है, एक ग्राफ होता है और ग्राफ ऐसे करके आता है। जब ये नॉर्मल तरीके से होता है तब उससे कहा जाता है आपका मेसोकर्टिक। जब ये हाइट जो है वो नॉर्मल रहता है उससे कहा जाता है लेफ्ट मेसोकर्टिक। और जब ये हाइट बहुत ऊंचा हो जाता है तब इसे कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका लेप्टोकर्टिक। जैसे मान लीजिए जो ग्राफ है बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया यहाँ से, तो उसे कहा जाता है आपका लेप्टोकर्टिक। फिर आखिरी आता है आपका प्लैटिकर्टिक। प्लैटिकर्टिक में जो ग्राफ होता है वो काफी नीचे जाता है यहाँ से, तो उसे कहा जाता है आपका प्लैटिकर्टिक। अब इससे कैसे याद रखना है, मेसो से आप याद रख सकते हैं मिडिल जो कि नॉर्मल होगा, और प्लैटिकर्टिक से आप याद रख सकते हैं कि फ्लैट, तो ये लोअर होगा। तो एक ही बच जाता है, लेप्टोकर्टिक क्या रह जाएगा, हायर। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे, विच वन ऑफ दिस इज अ टाइप 1 एरर। ऑप्शन ए आपका नल हाइपोथेसिस गलत है, ऑप्शन बी आपका नल हाइपोथेसिस सही है, ऑप्शन सी आपका फॉल्स नेगेटिव, ऑप्शन डी है बीटा एरर। विच वन ऑफ दिस इज अ टाइप 1 एरर। ऑप्शन ए नल हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी फॉल्स नेगेटिव, या फिर ऑप्शन डी बीटा एरर। इसका आंसर दीजिए। इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, which one is a type 1 एरर। तो टाइप 1 कौन सा होता है, इधर लिख लेते हैं आपका टाइप 1 में क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका सही होता है, इज करेक्ट। और टाइप 2 में क्या होता है, आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका गलत होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसे आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जो टाइप 1 एरर होता है उसे क्या कहता है, अल्फा एरर। और जो टाइप 2 एरर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका बीटा एरर। टाइप 1 एरर को क्या कहा जाता है, फॉल्सली पॉजिटिव। इससे क्या कहा जाता है, फॉल्स नेगेटिव।
तो सही आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ दिस इज अ टाइप 1 एरर? टाइप 1 एरर कौन सा है? तो वो है आपका null hypothesis is correct. Option B. रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट। रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट में देखेंगे, रिसर्च को जब आप सब कुछ डाटा कलेक्ट कर तो एनालाइज करते हो, हाइपोथेसिस बना लिया आपने, करेक्ट कर लिया, उसके बाद आप रिपोर्ट को कैसे लिखते हो? तो सबसे पहले रहता है आपका टाइटल पेज, सॉरी सबसे पहले रहता है आपका टाइटल पेज, फिर रहता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एक्नॉलेजमेंट। यहाँ से स्टार्ट होता है मेनली आपका स्टोरी पार्ट। यहाँ पर आप लिखते हो रिसर्च का इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, रिसर्च डिजाइन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, समरी एंड कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। इसके बाद देखेंगे थीसिस के बारे में। थीसिस के बारे में अगर देखा जाए तो आप लोग जब जीआरएफ में क्वालिफाई करोगे, फिर आप कॉलेजेस में जाओगे फॉर पीएचडी, तो पीएचडी पाने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो आपको लिखना पड़ेगा थीसिस। तो थीसिस किससे लिखा जाता है? फॉर डॉक्टरेट डिग्री। तो इसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। थीसिस जो लिखना होता है वो काफ़ी लंबा होता है, और इसमें थीसिस लिखने टाइम आपको कंप्लीट नॉलेज रखना पड़ता है। जो टॉपिक के बारे में आप रिसर्च करो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप एडिशन करते हो एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी नॉलेज है उसके बारे में आप रिसर्च करते हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, एक्सपेरिमेंटल हो, डेस्क्रिप्टिव हो, किसी भी तरीके का रिसर्च हो, आप जो पहले से नॉलेज अवेलेबल है हम लोग के पास उसमें अपना नॉलेज ऐड करते हो, इसी को कहा जाता है आपका थीसिस। फिर आते हैं हम लोग डिसर्टेशन में। डिसर्टेशन क्या होता है? जब आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पा लेते हो, उसके बाद आप जब मास्टर्स करने जाते हो, एमएससी या फिर एमफिल, तब आपको लिखना पड़ता है डिसर्टेशन। डिसर्टेशन इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। इसमें आपका सिर्फ सेकेंडरी डाटा लिया जाता है, मतलब लोगों से जाके आपको खुद डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता है, और यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी डाटा से काम चल जाता है। ये काफ़ी शॉर्ट होता है और इसमें आपको डीप नॉलेज नहीं रखना पड़ेगा टॉपिक के बारे में, पर डिसेंट नॉलेज रखने से चल जाएगा। इसमें आप कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड नहीं करते, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोई प्राइमरी डाटा अब जब कलेक्ट नहीं करते तब आपको टॉपिक के बारे में और कुछ नया नहीं पता चलता, और जब नया कुछ नहीं पता चलता तो फिर आप कोई एडिशन नहीं करते हो टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फुटनोट्स। टाइप्स ऑफ फुटनोट्स में क्या होता है? जो फुटनोट होते हैं वो कुछ डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं या फिर कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं ताकि उन्हें ठीक से, मतलब इसमें मुझे टर्म याद नहीं आ रहा। फुटनोट्स में क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई चीज़ के बारे में लिखा है, एनिमल्स के बारे में, तो गूगल में आप देखेंगे जो फुटनोट होते हैं लास्ट में एक दिया रहता है, और वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आखिर में देखेंगे कि ये एक फुटनोट है जहाँ पे आप दूसरा डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है और जो दूसरे चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि अगर आपका फुटनोट में लिखा रहा है इबीड के बारे में, तो इबीड का मतलब यही होता है कि सेम ऑथर ने दूसरे किसी किताब में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है और वहीं से इबीड लिखा हुआ है। मान लीजिए एनिमल्स के डिस्क्रिप्शन आपको नहीं पता है, तो फुटनोट में आपका ईबीड लिखा हुआ है, ऐसे 1 दिया हुआ है और 1 में है आपका ईबीड। ईबीड का मतलब यही होता है कि उसी ऑथर ने एनिमल्स के बारे में दूसरे कहीं पे डिस्क्राइब किया है और उसी के बारे में लिखा हुआ है ईबीड में। फिर है आपका op.cit. इसमें आपका सेम ऑथर के बारे में वर्क लिखा हुआ रहता है। फिर आता है loc.cit. इसका मतलब होता है कि refers to the title and the page number for a given work. फिर आता है आपका et.al, ये रेफर करता है आपके वर्क को विथ नंबर ऑफ पीपल। फिर हम लोग आएंगे शोधगंगा के बारे में। तो शोधगंगा जो है उसको आपके यूजीसी ने बनाया था। यूजीसी ने एक कमेटी फॉर्म किया था, इन्फ्लीबियनेट। इन्फ्लीबियनेट का फुल फॉर्म अगर देखा जाए, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क।
इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का काम क्या है, जितने भी रिसर्च है, जितने भी रिसर्च या फिर डिसर्टेशन है, उनको एक जगह पे रखना। तो इसमें शोधगंगा में क्या रखा जाता है, कलेक्टिवली रखा जाता है जितने भी आपके थीसिस है और आपके डिसर्टेशन है। इसके बाद देखेंगे शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री अगर देखा जाए, ये भी आपके यूजीसी ने ही बनाया था और ये भी इन्फ्लीबिएट ने कंट्रोल किया है। तो इसमें आपका जो ऑनगोइंग रिसर्च होता है, ऑनगोइंग थीसिस और डिसर्टेशन होते हैं, उन्हें रखा जाता है। इन्हें आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि माँ गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है आपका गंगोत्री। तो जब आप स्टार्टिंग करते हो उसका इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, शोध गंगोत्री में। और जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, तो रहता है आपके शोध गंगा में। फिर हम लोग देखेंगे रिसर्च एथिक्स के बारे में। रिसर्च एथिक्स का मतलब यही होता है कि हम लोग रिसर्च को सही तरीके से करें, किसी से कॉपी ना करें। जो राइटर से हम लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनको प्रॉपर क्रेडिट्स देना, इसी को कहा जाता है रिसर्च एथिक्स। कि हम लोग किसी भी तरीके से इसका चीटिंग ना करें, रिसर्च करने के टाइम बायस ना बने, अपना जो सैंपल्स है उन्हें रैंडमली करेक्ट करें और सही तरीके से रिसर्च करें। इसी को कहा जाता है आपका रिसर्च एथिक्स। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे। विच ऑफ दिस फुटनोट्स इम्प्लाई द ओपिनियन ऑफ मल्टीपल ऑथर्स। ऑप्शन ए है ईबिट, ऑप्शन बी है op.cit. ऑप्शन सी है loc.cit, ऑप्शन डी है et.al। इनमें से कौन सा फुटनोट ये दिखाता है कि हमने मल्टीपल ऑथर्स से ये लिखा है। ऑप्शन ए है ईबिट, ऑप्शन बी है op.cit, ऑप्शन सी है loc.cit, ऑप्शन डी है et.al। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी et.al। इसमें से अगर कोई भी पार्ट आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगा तो मैंने डिटेल्स में हर एक पार्ट का वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हैं। अगर रिवीजन से देखा जाए तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।